तो भाई लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़े थे और मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ प्री रीड करना थोड़ा सा चीज़ों को, है ना। सीपी सीवी के बारे में कुछ बोला था। आज अपन डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। डेल्टा एच डेल्टा यू को सीपी सीवी से कैसे निकालेंगे। हीट कैलकुलेशंस पढ़ेंगे आज। बेसिकली अपन लोग वील स्टडी हीट कैलकुलेशंस, जिसमें हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, इन सबको आज डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर तक अपन लोगों ने काफ़ी कुछ वर्क के ऊपर डिस्कशन किया था। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में वर्क कैलकुलेशन कैसे होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस अपन ने बनाया था, है ना। इसको समझाया था। कुछ क्वेश्चंस और करे थे, ये रिवर्सिबल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे थे। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में वर्क कैलकुलेशंस के फॉर्मूले बनाए थे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इसको समझा था, इसका ग्राफ बनाया था। ये सब अपन ने लास्ट लेक्चर तक कर लिया था। याद है ये सब बातें? दिस इज ऑल दैट वी डिड अप अंटिल लास्ट लेक्चर, राइट? ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। और इसमें हमको कैलकुलेशन ऑफ हीट टॉपिक से शुरुआत करेंगे आज। फिर आगे और चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ हीट में हम हीट कैपेसिटीज वगैरह भी लिखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बच्चों। द नेक्स्ट हेडिंग फॉर यू गाइज विल बी कैलकुलेशन ऑफ हीट। उसमें लिखो, हीट इज अ पाथ फंक्शन एंड इज जनरली कैलकुलेटेड यूजिंग heat is a path function and is generally calculated indirectly using first law of thermodynamics, full stop. Heat exchanged can also be calculated using temperature change in bracket delta T and heat capacities. एंड हीट कैपेसिटीज। तो हम डिफाइन करेंगे कि भाई हीट कैपेसिटीज क्या है, और इन हीट कैपेसिटीज और चेंज इन टेम्परेचर की मदद से हम हीट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट हीट यूजिंग देम। यहां तक लिखा सब लोगों ने? तो अब इसमें पहली जो हीट कैपेसिटी हमको लिखनी है, नंबर वन, उसको हम लिखेंगे टोटल हीट कैपेसिटी। टोटल हीट कैपेसिटी इन ब्रैकेट सी सबस्क्रिप्ट टी से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। इसमें लिखो, it is the heat required to raise the temperature, heat total heat capacity में, it is the heat required to raise the temperature of the system
by 1 degree Celsius under the given process conditions। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखने जाएं तो अगर मान लो आप किसी सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो और उसमें चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी आ जाए, तो टोटल हीट कैपेसिटी को आप क्यू बाय डेल्टा टी लिखोगे, हाँ या ना? इसको लिखना नहीं है अभी, मैं लिखवाऊंगा प्रॉपरली, बट डेफिनेशन के हिसाब से यही आएगा कि 1 डिग्री का चेंज लाने के लिए जो हीट लगती है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो जितना भी चेंज आया था उसके लिए क्यू हीट लगी थी, है ना भाई? डेल्टा टी चेंज के लिए क्यू हीट लगी थी, तो 1 डिग्री के लिए क्यू बाय डेल्टा टी लगेगी। ये अपना सी टोटल हो गया। तो इसको मैथमेटिकली और अच्छे से कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली वी राइट इट लाइक दिस कि टोटल हीट कैपेसिटी इज हीट सप्लाई डी क्यू अपॉन टेम्परेचर चेंज डी टी। अब ये छोटा चेंज भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बड़ा हो जाएगा तो डी क्यू का इंटीग्रल क्यू लिख देंगे, डी टी का इंटीग्रल डेल्टा टी लिख देंगे। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों? जूल्स पर डिग्री सेल्सियस, हीट जूल में और टेम्परेचर चेंज डिग्री सेल्सियस में। या फिर और क्या हो सकता है? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस हो सकती है ना? और भी कुछ हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर आप केल्विन में भी लिख सकते हो, 10 डिग्री का चेंज लिखो या 10 केल्विन का चेंज लिखो, एक ही बात हो जाएगी। सही बात है, चेन पर केल्विन भी आ जाएगा। और जूल्स पर केल्विन और कैलोरीज पर केल्विन। अब वो किलो जूलो किलो कैलोरी, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना तो आप समझ जाओगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इनमें से कोई भी यूनिट हो सकती है। हाँ, होने को तो पर फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, बट कॉमनली यूज्ड आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन ही मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस या डेटा जो हमारे पास होता है वो डिग्री सेल्सियस या केल्विन में होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेम्परेचर यूनिट्स। अच्छा, अब इसको रीअरेंज कर दें। इसको रीअरेंज करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? हमने ऊपर लिखा था कि हीट जो है कैन ऑल्सो बी कैलकुलेट यूजिंग टेम्परेचर चेंज एंड हीट कैपेसिटीज। तो कैसे? देखो, देर फोर यहां से हमको मिल जाएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू टोटल हीट कैपेसिटी इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो डी क्यू का इंटीग्रल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ सी टी डी टी, ये आ जाएगा। तो यहां अगर इफ सी टी हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो जनरली छोटे टेम्परेचर चेंजेस के लिए वो इंडिपेंडेंट ही रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो डी क्यू का इंटीग्रल क्यू आ जाएगा इज इक्वल्स टू सी टी इंटीग्रल के बाहर आ गया, और डी टी का इंटीग्रल हो जाएगा टी टू माइनस टी वन। टी आएगा उसमें लिमिट पुट कर देंगे टी टू से टी वन। तो ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल्स टू सी टी डेल्टा टी। तो अगर आपको हीट कैपेसिटी पता हो और चेंज इन टेम्परेचर पता हो, तो आप उसकी मदद से भी हीट एक्सचेंज कैलकुलेट कर सकते हो। इस पर भी अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अपन कुछ और टाइप की हीट कैपेसिटीज डिफाइन कर लें उसके बाद। सो दिस वाज टोटल हीट कैपेसिटी। कोई भी सिस्टम हो किसी भी साइज का हो, जिस साइज का होगा, उस पूरे सिस्टम की जो हीट कैपेसिटी है उसको सीटी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिखा सब लोगों ने? ओके, सेकंड आपको लिखना है मोलर हीट कैपेसिटी। सेकंड इज मोलर हीट कैपेसिटी। तो अगर आपको याद हो
तो लिखवाया था मैंने कुछ ऐसा कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में टोटल हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव में आया था और मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव में आया था। लिखा था ना भाई। तो अभी बात भी आ जाएगी ये इंटेंसिव, उस वक्त तो समझ ही लिया था, अभी और क्लियर हो जाएगा इंटेंसिव क्यों है। तो मोलर हीट कैपेसिटी अभी हम सी से लिखा था, लिख रहे हैं। अच्छा, फिजिक्स में पढ़ लिया आपने थर्मो, अरे वाह। तो हीट कैपेसिटीज पढ़ ली है क्या फिजिक्स में? ओहो, फिर तो काम जल्दी हो जाएगा। अरे वाह, चलो चलो, तो जल्दी जल्दी लिखते हैं फिर, तो आप लोगों का पढ़ा हुआ है। चलो चलो आओ, लिखो। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। वहां पे पूरा सिस्टम था, मोलर में 1 मोल आ जाएगा। सही है सुजल, थैंक यू सो मच। तो लिखो, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, it is the heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance by 1 degree Celsius। तो यहां जो था, यहां जितना भी सिस्टम था उस पूरे सिस्टम का 1 डिग्री से बढ़ाना था। यहां पर 1 मोल का 1 डिग्री से बढ़ाना है। तो मान लो आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया सिस्टम को, है ना, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया है, मोल्स जो हैं वो n है, और टेम्परेचर चेंज जो है वो डेल्टा टी है। तो अगर डेल्टा टी चेंज एन मोल्स के लिए क्यू हीट देनी पड़ रही है, सॉरी, डेल्टा टी चेंज एन मोल्स के लिए क्यू हीट देनी पड़ रही है, तो 1 डिग्री सेल्सियस और 1 मोल के लिए क्यू बाय एन बाय इंटू डेल्टा टी देनी पड़ेगी हीट। तो उसी से अपना फॉर्मूला अपन लिख देते हैं कि हीट पर मोल पर डिग्री सेल्सियस चाहिए अपने को, है ना, हीट रिक्वायर्ड पर मोल पर डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो C जो अपन लिखेंगे यहाँ पर, C इज इक्वल्स टू डी क्यू, जो भी हीट आपने दी, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो C इज इक्वल्स टू मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एन एंड डी टी। इसको रीअरेंज कर दोगे तो आपको मिल जाएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू एन सी डी टी हो जाएगा। तो ये आपके हैं मोल्स, और ये है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर हीट कैपेसिटी, ये क्या हो जाएगा? टोटल हीट कैपेसिटी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बच्चों? दिस विल बिकम टोटल हीट कैपेसिटी, राइट। तो आपको यहां से इंटर कन्वर्जन भी मिल गया, देखो। तो टोटल हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी, या कभी मोलर हीट कैपेसिटी बोला जाए तो टोटल हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। लिख सकते हैं ना भाई, 10 मोल की हीट कैपेसिटी अगर सी टोटल है तो 1 मोल की चाहिए होगी, तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे ना भाई। ये मान लो टोटल है 10 मोल से सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी, सब्सटेंस 10 मोल अपना सब्सटेंस था, उसकी हीट कैपेसिटी सी टी है, पर मोल की अगर चाहिए तो क्या करोगे, ये टोटल को डिवाइड बाय मोल नंबर ऑफ मोल्स कर दोगे, राइट। तो मोलर हीट कैपेसिटी और टोटल हीट कैपेसिटी में ये रिलेशन है, ये लिख लो।
अब अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड को। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, हमको मिल जाता है Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। यहाँ ये जो C है ये इंटेंसिव पाथ फंक्शन है। C इज इंटेंसिव पाथ फंक्शन। इसमें पाथ फंक्शन है तो पाथ डिपेंडेंट है। तो क्या होगा कि कांस्टेंट प्रेशर जब होता है तो Cp जब हम लिखते हैं ये होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और Cv जो होती है ये होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो C इज अ पाथ फंक्शन, कांस्टेंट प्रेशर पाथ अलग होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ अलग होगा। तो Cp इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इन दोनों में एक रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। तो इनको अपन आगे जाके कई जगह यूज करेंगे। R इज योर गैस कांस्टेंट। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ये रिलेशन सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए है। दिस रिलेशन स्टैंड्स फॉर आइडियल गैसेस। दिस इज फॉर आइडियल गैसेस। और R जो है यहाँ पर, R आपका क्या होता है बच्चों, इसका नाम एक दिया था मैंने, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बिल्कुल, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यूज मैं एक बार और लिखवा देता हूं यहाँ पर, ये आपको इस चैप्टर में यूज आ सकती हैं, तो वैल्यूज याद होनी चाहिए। R इज इक्वल्स टू 8.314 या अप्रोक्सीमेटली 25/3। ये आएगा जूल पर केल्विन पर मोल में, या फिर 0.0821 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1/12 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, या फिर 1.98 जिसको अप्रोक्सीमेटली 2 लिखेंगे हम, कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ठीक है, मोस्टली जूल की वैल्यूज की आपको जरूरत पड़ेगी, तो 8.314 या 25/3 इस वैल्यू को अपन याद रखेंगे। एग्जामिनेशन में जनरली कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दी जाती है, बट मैं अगर क्वेश्चन दूंगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आर की वैल्यूज याद रहे, है ना, वो हम हर क्वेश्चन में अलग अलग नहीं लिखेंगे। लिखा सबने? तो टोटल हीट कैपेसिटी हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, एक लास्ट पार्ट बच रहा है, या एक लास्ट कैटेगरी ऑफ हीट कैपेसिटी जो हमको लिखनी है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थर्ड इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज को स्मॉलेस्ट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो था वो पर मोल पे डिफाइंड था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो पर यूनिट मास यानी पर ग्राम पे डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हीट
required to raise temperature of unit mass of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। तो एस का जो फॉर्मूला हो जाएगा उसको तुमने डी क्यू हीट दी, टोटल मास सिस्टम का एम था, चेंज इन टेम्परेचर डी टी था, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा डी क्यू बाय एम डी टी। इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू एम डॉट एस डॉट डी टी। तो एम डॉट एस क्या हो जाएगा बच्चों, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या दे देगा आपको, सी टोटल, बिल्कुल टोटल हीट कैपेसिटी इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी। ये रिलेशन आपके पास तीनों हीट कैपेसिटीज में आ जाएगा। तो पर ग्राम की कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास, पर मोल की कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोल्स, दिस गिव्स यू टोटल हीट कैपेसिटी। लिख लिया सबने? तो मैं कुछ बातें और बता दूं यहां से रिलेटेड। ठीक है, तो एक बात तो ये है कि हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, और फर्स्ट लॉ में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ले लें हम, है ना, तो एक काम करो, नोट करके लिख लो इसको, राइट डाउन अ नोट। नोट नंबर 1, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस QV, heat exchange at constant volume, is equals to NCV delta T, and this is equal to change in internal energy, है ना। ये अभी अपन डिराइव भी कर लेंगे कि कैसे आया, मगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी लिखा है ना, हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है। हीट exchanged at constant volume is equal to change in internal energy, और ये वैलिड किसके लिए है, फॉर एन आइडियल गैस। दिस इज ट्रू फॉर एन आइडियल गैस, है ना। ये आएगा कैसे, ये भी मैं बता देता हूं आपको। यहां तक लिखा सबने? तो बच्चों अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हुआ तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए डीवी जो है वो 0 होगा, पढ़ाया था आपको। तो इफ dv is 0, dw is minus p dot dv। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला ये लिखा था अपन ने, या इंटीग्रेट करके लिख दिया था, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल p डॉट dv। तो अभी dv 0 हुआ तो वर्क क्या आएगा, वर्क क्या आएगा बच्चों, 0। तो वर्क 0 आ गया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था। तो यूजिंग फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ हमने लिखी थी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू एट
कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी प्लस डब्ल्यू, और यहाँ डब्ल्यू कितना आता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे 0। तो यहां से देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, क्यू वी आ गया। यही लिखा है अपन ने, देखो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी। तो इसको अपन ने यहां लिख दिया है डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज इक्वल्स टू एनसीवी dt। ठीक है, इसको अपन यूज करेंगे आगे चल के। लिखा सबने? और नोट का सेकंड पॉइंट जो है, फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर जब आप लिखोगे तो यहां आएगा एन सी पी डेल्टा टी एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, चेंज इन एंथैल्पी हमने पढ़ा नहीं है, वील स्टडी दिस, बट हीट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो इसको यहां लिख लेते हैं। तो क्यू पी is heat exchanged at constant pressure delta H is change in enthalpy। अब एंथैल्पी क्या होती है, कैसे होती है, ये सब तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो एंथैल्पी होगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन आइडियल गैस। इसका डेरिवेशन हम आगे चल के करेंगे, इसको हम राइट नाउ डिराइव नहीं कर रहे हैं, बट इतना कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट एक्सचेंज करेंगे तो उसको डेल्टा एच लिखेंगे, या उस हीट एक्सचेंज को डेल्टा एच लिख सकते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट एक्सचेंज है तो उसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखा जा सकता है बाय अस। लिखा सबने? तो कुछ क्वेश्चन कर लें। लिख लिया करें। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। लिखो बच्चों क्वेश्चन। फाइंड डेल्टा यू कॉमा डेल्टा एच कॉमा क्यू एंड डब्ल्यू delta U, delta H, Q and W for the process in which a sample of ideal gas undergoes isothermal free expansion। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जब पी एक्सटर्नल 0 हो।
फ्री एक्सपेंशन मतलब वेर योर एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर इज 0। तो इस केस में सारी चीजें आपको निकाल के बतानी है कि डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू क्या है। तो सवाल से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, पहले तो ये बताओ। टेम्परेचर चेंज के बारे में क्या कह सकते हैं हम? डेल्टा टी या डी टी के बारे में क्या कह सकते हैं? सिर्फ सुजल का रिप्लाई आया अभी तक मेरे पास, बाकी सब लिखने में बिजी हैं क्या? 0 है ना भाई, आइसोथर्मल बोला है। तो सिंस दे हैव सेड इट इज आइसोथर्मल, वी विल से dt is 0 और डेल्टा टी इज 0। अच्छा, और क्या बोल दिया? आइडियल गैस बोला हुआ है। तो आइडियल गैस अगर बोला है और dt 0 है, तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? अभी लिखा है n, क्या लिखा था? c क्या? नहीं, q प्लस डब्ल्यू तो था। एन सी क्या लिखा था उसके टर्म्स में? हाँ, एन सी वी डी टी, बिल्कुल, या एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी लिखा था आपने। अब अगर डी टी या डेल्टा टी 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। अच्छा, डेल्टा एच के लिखा था आइडियल गैस के लिए, आपने अभी लिखा है ऊपर एन, फिर क्या? सीपी डी टी या डेल्टा टी, बिल्कुल, एन सी पी डेल्टा टी। तो ये भी क्या आएगा? 0। इसका मतलब हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, है ना? व्हाट वी कैन राइट हियर इज कि कभी भी आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो उसका डेल्टा यू और डेल्टा एच क्या आएंगे? 0। बिल्कुल प्रेशर बेटा, इसमें वॉल्यूम तो चेंज होगा क्योंकि एक्सपैंड हो रही है गैस, तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो यहां हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि फॉर एनी आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, फॉर एनी आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एनी आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइडियल गैस, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस है, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू 0 ही आएंगे। तो प्रेशर बेटा बिल्कुल कर सकते हैं ना। देखो, ये क्या है? ऐसे एक काम करो, ये लिखो, मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ कि हम डेल्टा यू में ये फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। मैं क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ये डाउट आएगा सर, ये आपने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो बोला ही नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर तो चलो ठीक है, हालांकि गैस का कांस्टेंट प्रेशर भी नहीं रहा, तो ये भी आपने कैसे लिख दिया, मैं बताता हूँ। अच्छा डाउट है, लिख लिया क्या सबने यहाँ तक? अच्छा, अब सब लोग एक सेकंड रुक जाओ, एवरीवन स्टॉप फॉर अ सेकंड। मैंने आपको चैप्टर की बिगिनिंग में एक बात बताई थी, एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन सिखाया था। तो क्या होता है कि आपका U और H जो होते हैं, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी जो है, H एंड U आर स्टेट फंक्शंस। तो आप मान लो किसी स्टेट A से किसी स्टेट B तक जा रहे हो, एक रास्ता है कांस्टेंट प्रेशर का, एक दूसरा रास्ता है कांस्टेंट वॉल्यूम का। तो इस रास्ते पे जो हीट चेंज आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये किसके बराबर आएगा? डेल्टा यू के। और कांस्टेंट प्रेशर पर वाले रास्ते पे जो हीट चेंज आएगा वो बराबर आएगा डेल्टा एच के। और रियलिटी में हो सकता है आपने रास्ता कुछ और ही लिया हो, आपने हो सकता है एक्चुअली पाथ ऐसा ले लिया हो, है ना?
तो दिस कैन बी योर एक्चुअल पाथ, बट अगर आप गए ए से बी पर ही हो, अगर यहाँ T1 और यहाँ T2 है, तो डेल्टा यू को आप एन सी वी T2 माइनस T1 लिखोगे। आए किसी भी रास्ते से हो, अगर T1 से T2 गए हो, तो डेल्टा यू को आप हमेशा एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हो। स्टेट फंक्शन है, पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो आप कहीं से भी जाओ, आप कितना भी घूम फिर के जाओ किसी भी दूसरे रास्ते से, हाँ, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो क्या होगा कि आप तो कुछ ही, आपको एक रास्ते से पता है कि हमको तो सर इस रास्ते से पता है कि इस रास्ते से जाओगे तो डेल्टा यू ही लिख सकते हैं, तो ठीक है। आए किसी भी रास्ते से हो, आपको जिस रास्ते से पता है उस रास्ते से आप डेल्टा यू निकाल दो कि सर ये डेल्टा यू है, कह सकते हैं बच्चों। तो प्रोसेस आपका आइसोकोरिक हो ना हो, ये फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर सकते हो। कंडीशन बस याद रखना क्या होनी चाहिए, आइडियल गैस। प्रोसेस कोई भी हो, अगर टेम्परेचर चेंज पता है तो इस फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है। अब मेरे को डेल्टा एच के लिए सेम लॉजिक एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, बात समझ में आ गई। तो हमने तो क्या एक रास्ते से पता कर लिया कि इस रास्ते से डेल्टा यू डेल्टा एच ऐसे आते हैं। अब रास्ता आप कोई भी लेते रहो, क्योंकि ये स्टेट फंक्शंस हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ऑल राइट, इसको मैं हटा दूं। चलो, तो एच और यू तो मिल गए अपने को, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब रही बात क्यू और डब्ल्यू की, तो पहले डब्ल्यू की बात कर लेते हैं, वर्क डन। तो W जो अपना था उसका भी फॉर्मूला पड़ा था, जनरल फॉर्मूला, W इज माइनस P एक्सटर्नल इंटू डीवी, यही पड़ा था। अभी अगर P एक्सटर्नल 0 हो गया, तो सिंस P एक्सटर्नल इज 0, फ्री एक्सपेंशन बोला था, देयरफॉर W क्या आएगा बच्चों, ये इंटीग्रल कर देते हैं इसको 0, तो वर्क डन 0 आ गया। वर्क डन 0, डेल्टा यू 0, डेल्टा जीरो, क्यू निकालना रह गया है इस प्रोसेस के लिए। तो और कुछ बात कर लेते हैं, फर्स्ट लॉ का यूज कर लेते हैं। यूजिंग फर्स्ट लॉ लिख लेते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू की जगह 0 इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू की जगह 0, दिस इंप्लाइज क्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताने के लिए करवाया था कि डेल्टा यू डेल्टा एच कैसे निकाल सकते हैं। फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल 0 होता है, ये बताना था। बाकी क्यू और डब्ल्यू तो प्रोसेस से निकल जाते हैं, उसमें कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे। बट ये तीन बातें कि डेल्टा यू, डेल्टा एच और फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल को 0 लेना है। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, इसके लिए अपन ने इस क्वेश्चन को अलग से किया। लिखा भाई सबने? अच्छा पलक, ठीक है, मैं इसको चेक कर लूंगा। लिखा लिखा सबने, लिखा यहाँ तक? तो अब अपन इसके बाद एंथैल्पी पढ़ना शुरू करें। जरा इतनी देर से एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, समझे एंथैल्पी क्या है, एच क्या है। तो वैसे तो अपन ने जो बात कही वही एंथैल्पी कहलाएगी। लिख लिया यहाँ तक? तो मैं बताऊं फिर बोलना शुरू करूं। ओके, देखो बच्चों, तो हमने यहाँ क्या लिखा कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को चेंज इन एंथैल्पी कह रहे हैं। तो क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट के फ्लो, हीट के एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज से कंसर्न रहते हैं।
और जो लैब में आप रिएक्शंस कराते हो, वो रिएक्शंस आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराते हो क्या? क्या आप एक ऐसा सील्ड कंटेनर लेते हो, उसके अंदर रिएक्शन कराते हो क्या? आप तो ओपन टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराते हो ना। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होता है, उसमें या सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं, उसमें रिएक्शन होती है। तो ये ओपन कंटेनर में पी एक्सटर्नल जो होता है, पी टीएम के एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, ये कांस्टेंट होता है या नहीं होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कांस्टेंट रहता है ना। तो ज्यादातर रिएक्शन जो आप लैब में कराओगे वो किस कंडीशन पे होगी? किस कंडीशन पे होगी? कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पर होगी। बिल्कुल, दीज विल टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। तो अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में हीट चाहिए हो, तो आप क्या कैलकुलेट करके बता सकते हो? कोई तो बोलो। एंथैल्पी चेंज, बिल्कुल, डेल्टा एच। और इससे आपको अगर याद आ रहा हो, आपने ये काफी पहले से पढ़ना शुरू किया था कि एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, पढ़ना शुरू किया था। ये वही डेल्टा एच है ना? तो हम यही कहते थे हीट रिलीज हो रही है, यही कहते थे ना हम तो। एंथैल्पी एंथैल्पी नाम नहीं लेते थे हम तो, क्या कहते थे? हीट रिलीज। तो कांस्टेंट प्रेशर पे होती थी बस, वहां पे ये नहीं कहते थे दिस इज हीट रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस। ओके, चलो तो अब अपन इसको डिफाइन कर ले, लेकिन मतलब समझ में आया कि एंथैल्पी डिफाइन क्यों कर रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैलकुलेशंस के लिए अपने को एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, एंथैल्पी इन ब्रैकेट कैपिटल एच, ये आपकी अगली हेडिंग है। एंथैल्पी इन ब्रैकेट कैपिटल एच। तो डेल्टा इक्वल टू क्यू भी हमने डेराइव कर लिया था। अब ये हम डेराइव कर देते हैं कि डेल्टा एच क्यूपी के बराबर कैसे आता है। तो उसमें लिखो वी नो दैट we know that delta u is equals to q subscript v. So change in internal energy is equals to heat exchange at constant volume, but most of the chemical reactions take place, but most of the chemical reactions take place under constant pressure conditions. Under constant pressure conditions, therefore delta u is equals to QP plus W at constant प्रेशर लिखेंगे हम, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो क्यूपी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर का लिखा जाएगा। तो डेल्टा यू को हम लिख देंगे U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू क्यूपी। और वर्क जो होता है कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में माइनस पी डेल्टा वी कहलाता है। अपन ने लिखा था कि एट कांस्टेंट प्रेशर W इज माइनस पी डेल्टा वी, एक कांस्टेंट प्रेशर में कैलकुलेट किया था अपन ने। तो इसको अपन लिख सकते हैं U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू QP प्लस, या माइनस कर देते हैं इसको, माइनस P
और डेल्टा वी इज V2 माइनस V1, और रीअरेंज करने पे मिलता है U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू QP माइनस PV2, इसको ब्रैकेट में अंदर ले लेते हैं प्रेशर को, माइनस PV1। और चीजों को रीअरेंज कर दें तो QP इज इक्वल्स टू U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, यही आएगा। अच्छा हाँ, अंदर वाला प्लस P1, नहीं नहीं, अंदर वाला प्लस P1 क्यों होगा, तो मैं तो प्लस P अंदर लाया हूं ना। प्रेशर तो P है ना, P1 क्यों कहेंगे बेटा। अरे देखो, यहां से ये स्टेप में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अभी देखो, इस पूरे को तुम दूसरी तरफ ले गए, रुको मैं तुमको एक स्टेप बता देता हूँ, इसको एक सेकंड रुको। QP को तुम लिखोगे U2 माइनस U1, प्लस में तुम्हारा आएगा PV2 माइनस PV1, जब तुम इसको दूसरी तरफ लेके आए आएगा। अब इसको इसके साथ क्लब कर दो तो ये मिल जाएगा U2 प्लस PV2, और माइनस बाहर लोगे तो U1 पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका भी माइनस बाहर आ गया तो प्लस PV1 आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया ना, प्लस PV1 ही रह जाएगा। तो यही टर्म, यही मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं इसको हटा देता हूँ लाइन को, लेकिन दिस इज व्हाट यू रिटन, U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। तो QP जो है, दिस इज सम फंक्शन एट 2 माइनस द सेम फंक्शन एट 1। तो ये जो फंक्शन है U प्लस PV, इसको हम एंथैल्पी कह रहे हैं, हमने इसको एंथैल्पी डिफाइन कर दिया। इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम को हम एंथैल्पी डिफाइन कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि therefore we define a new thermodynamic quantity enthalpy in bracket capital H such that H is equals to U plus PV। ये तो हमने एंथैल्पी को डिफाइन कर दिया। अब इसको डिफाइन करने से क्या हो गया कि इसको अगर अपन ने इक्वेशन 1 कहा था, तो therefore using equation 1 QP जो है वो हो गया एंथैल्पी एट 2 माइनस एंथैल्पी एट 1, U2 प्लस PV2 हो गया H2, U1 प्लस PV1 हो गया H1। तो QP जो है वो H2 माइनस H1 मतलब डेल्टा H आ गया। जो हमने पहले लिख लिया था, दिस इज इक्वल टू हीट exchanged at constant प्रेशर। तो ये अपन ने लिख पहले लिया था, अब ये बस उसको डिराइव कर दिया है कि डेल्टा एच क्यूपी के बराबर आ जाएगा। तो एच हमारा स्टेट फंक्शन है, वो लिख देते हैं, है ना। इट इज इंडिपेंडेंट, एच इज अ स्टेट फंक्शन, यहां लिख दो नीचे कि एच एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन
delta H is a definite value and is also independent of the path taken। तो रास्ता कोई भी हो, हम डेल्टा एच को आइडियल गैस के लिए एनसीपी डेल्टा टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो तो ये लिख लो, इसके कुछ और फॉर्म्स हैं वो मैं लिखवा देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे एंथैल्पी के ऊपर अपन। लिख लिया सबने? कुछ ने लिख लिया है, कुछ का बच गया? लिख लो, जल्दी लिख लो, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। लिखा? तो यहाँ वो इक्वेशन में एक बार और लिख देता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी इज इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और since h is equals to u plus pv, therefore dh is equals to du plus dpv लिख सकते हैं भाई डिफरेंशियल फॉर्म में, अगर लिखना चाहिए इक्वेशन को तो। या फिर एक फॉर्म और बन जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा पीवी का मतलब होता है P2V2 माइनस P1V1, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। तो कभी कभी हो सकता है टेम्परेचर चेंज ना दिया जाए आपको, या फिर प्रेशर और वॉल्यूम दे दिए जाएं और इंटरनल एनर्जी चेंज पता हो, तो आप ऐसे उसको निकाल सकते हो P2V2 माइनस P1V1 की मदद से। इसमें अगर एक और कंडीशन हम लगा दें, प्रेशर कांस्टेंट कर दें, तो एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा बच्चों। पी बाहर आ जाएगा, V2 माइनस V1 बचेगा, उसको मैंने डेल्टा वी लिख दिया। लिखा क्या सबने? तो मैं और भी कुछ क्वेश्चन करवा दूं आपको। ठीक है, लिख लिया? करें क्वेश्चन और करें? लिखो, a certain mass of an ideal gas is compressed from a certain mass of an ideal gas is compressed from 10 liters to 2 liters
at a constant pressure of 25 atm. Full stop. Simultaneously, it absorbs 88 kilojoules of heat. Simultaneously, it absorbs 88 kilojoules of heat. Then calculate number 1, delta H, second, W, third, Q, और क्या कैलकुलेट करोगे? इतना ही कैलकुलेट कर दो, डेल्टा यू भी करा दूंगे कैलकुलेट। चलो पहले इतना तो करो, फिर डेल्टा यू देखते हैं। चलो फोर्थ डेल्टा यू भी लिख ही लो। आदित्य 288 तो गलत है बेटा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत लगेगी। मेहनत मतलब मुश्किल नहीं है, आसान है, बस ये क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तुमको क्लियर हो जाएंगे। तो कुमुद वर्क डन, अरे वाह क्या बात है, सही निकाला यार एकदम, वेरी गुड वेरी गुड। तो डेल्टा एच सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक्चुअली तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम डेल्टा एच बहुत आसानी से बता सकते हो। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी होता है ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी, हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो 88 किलो जूल है, ये क्या है, क्यूपी है या क्यूवी है या क्या है? क्या इसको हम कह सकते हैं को क्यूपी या क्यूवी में से कुछ कह सकते हैं? हाँ प्रेशर बेटा, बिल्कुल इसको क्यूपी कह सकते हैं ना। दिस इज 88 किलो जूल। अगर नहीं होता तो सिर्फ नॉर्मल क्यू लिखते कि हमको पता नहीं है कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, बट यहाँ दिया है ना, दिया है ना, कंप्रेस करा कांस्टेंट प्रेशर पर और उसी वक्त साइमल्टेनियसली हीट एब्जॉर्ब हो गई। तो दिस इज हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 25 atm, है ना। तो इसको हम क्यूपी लिख सकते हैं। तो क्यूपी आ गया 88 किलो जूल, डेल्टा एच आ गया, डब्ल्यू निकालना है। कांस्टेंट प्रेशर के लिए डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी सिखाया था। तो -25 फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 - 10 आएगा बच्चों। बट ये 200 जूल होगा कि लीटर एटीएम होगा, क्या होगा, ये गड़बड़ करी है लोगों ने। दिस इज 200 लीटर एटीएम। कन्वर्जन सिखाया था लीटर एटीएम का जूल्स में, एक कन्वर्जन सिखाया था, क्या सिखाया था, मल्टीप्लाइड बाय 101.3। वेरी गुड कोमोद बेटा, तुमने मल्टीप्लाई सही से किया था। तो अब ये जूल में कन्वर्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय 1013 इज 20260 जूल, राइट। ये वर्क डन आ गया भाई। तो वर्क आ गया, डेल्टा एच आ गया। कोई अगर क्यूपी कहेगा इस प्रोसेस के लिए, सॉरी क्यू कहेगा, तो द क्यू फॉर दिस प्रोसेस विल बी इक्वल टू क्यूपी।
क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे ही प्रोसेस हो रहा है। तो 88,000 जूल्स हो जाएगा, 88 किलो जूल था तो अब फोर्थ का आंसर तो निकाल ही सकते हैं अपन, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये 88,000 है प्लस ये 20260 है, तो कितना आ रहा है ये? 108260 जूल्स को मुझसे ये 108260 जूल्स, या फिर किलो जूल में लिखोगे तो 108.26 किलो जूल्स। तो बच्चों सवाल का जवाब तो आसान ही था, है ना? सॉल्यूशन तो इजी है, बस क्वेश्चन समझना है कि बस उसके देखो। इसलिए इस चैप्टर की शुरुआत में अपन ने टर्म्स डिस्कस किए थे कि अलग अलग टर्म्स एक बार आपको क्लियर हो गए तो सवाल करना आसान हो जाएगा। लिखा सबने? चलो तो बिफोर राइटिंग मोर क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस, मैं बस एक नोट और लिखवा देता हूं आपको। कुछ एक डेल्टा एच के फॉर्मूलेज हैं वो और लिख लेते हैं, फिर अपन डेल्टा एच के और क्वेश्चंस कर पाएंगे, और इसके बाद डेल्टा एच के बाद विल मूव ऑन टू एंट्रोपी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैं आपको प्री रीड का होमवर्क भी दूंगा। तो एक चीज तो आपको ये लिखनी है नोट में, नंबर 1, साइक्लिक इंटीग्रल डी एच जो है वो 0 है। ये बात पहले भी बताई थी मैंने कि स्टेट फंक्शंस का साइक्लिक इंटीग्रल जो होगा वो 0 आएगा। तो बिकॉज एच इज अ स्टेट फंक्शन, उसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 है। याद आ रही है बात बच्चों, बताई हुई थी पहले? सेकंड में ये है कि डीएच को हमने लिखा था एन सी पी डी टी, ये तो डीएच को लिख सकते हैं हम। और डेल्टा एच अगर लिखना होगा तो उसमें एन बाहर आएगा, इंटीग्रल T1 से T2 CP dt लिखा जाएगा। ये जनरल है, इसमें अगर CP कांस्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, दिस इज जनरल। इसमें CP अगर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हुआ तो आपकी रिलेशन आती है NCP T2 माइनस T1। इसकी कंडीशन ये है कि CP इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। CP इज जनरली आप लोगों के सिलेबस ऑफ स्टडी में वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, बट कभी कॉन्सेप्चुअली पूछा जाए तो जनरल फॉर्म ऊपर वाला है, CP इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, व्हेन CP इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऐसे करके लिख देना उसको। और एक थर्ड पॉइंट इसका कि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रही थी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसमें डेल्टा पीवी को आप डेल्टा एनजीआरटी से रिप्लेस कर सकते हो, उसमें आपको काम आसान हो जाता है। मैं लिखवा देता हूँ इस बात को। यहां तक लिखा सबने? तो उसमें लिखो फॉर अ केमिकल प्रोसेस और फॉर अ फिजिकल चेंज, for a chemical process or for a physical change at constant pressure and
टेम्परेचर colon delta H is equals to delta U plus delta PV एंड डेल्टा PV जो है इसको हम लिखेंगे डेल्टा NG RT। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा था। कोई रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में कुछ गैसेस के मोल्स में चेंज आ सकता है। तो यहाँ से अपने को मिल जाता है कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। तो केमिकल रिएक्शंस में आपको ये हेल्प करेगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन। वहां पर आप डेल्टा पीवी भी निकाल सकते हो, बट उसमें आपको कैलकुलेट करने में मेहनत लगेगी। दिस विल सेव यू सम टाइम। तो आपको प्रेशर वॉल्यूम निकालने नहीं पड़ेंगे, सीधे अगर टेम्परेचर दिया हो तो डेल्टा एनजी की वैल्यू फीड करके आप डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन निकाल सकते हो। यहाँ साइड में लिख लेना, वेयर एनजी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। एनजी बोला है, डेल्टा एनजी हो जाएगा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। बिल्कुल जैसे इक्विलिब्रियम में केपी और केसी में डेल्टा एनजी यूज करते थे रिलेशन के लिए, वैसे यहाँ पे डेल्टा एनजी आएगा डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशन के लिए। ठीक है, तो अब कुछ होमवर्क मैं दे दूंगा और मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। तो आज अभी थ्योरी में इसके आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, बिकॉज फिर अब कुछ नई चीज स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो यहाँ तक लिख लो, फिर इसके आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा मैं थ्योरी।